नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, सतर्क रहें, सावधान रहें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है और आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 79 नए कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और जबकि 195 लोगों की जान चली गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए, क्योंकि यही एकमात्र उपाय अब आपके पास बचा हुआ है। क्योंकि जो कोरोना की दूसरी लहर है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। तमाम विशेषज्ञ भी इस पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कोरोना की दूसरी लहर है उसमें कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है, यानी कि जो पुराना कोरोना का वेरिएंट था उससे भी ज्यादा कहीं खतरनाक है। आपने वो भी दृश्य देखा था 2020 का, जब आपके सामने तमाम समस्याएं खड़ी हुई थी और इस बीच भी तमाम समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो यहां पर भी वीकेंड लॉकडाउन आज से लागू हो जाएगा। सावधानी बरतने के लिए क्या करें क्या ना करें ये हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। आंख, नाक या मुंह को बिल्कुल ना छुएं। हाथ लगाते रहते हैं आप तो उससे बचें। अस्पताल जाने से भी बचें। खांसने छींकने पर नाक मुंह को ढक लें और मास्क पहने। जंक फूड ना खाएं। खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखिए। जो चीजें इम्यूनिटी बढ़ाती है उनको ज्यादा से ज्यादा खाइए। तली हुई चीजों से आप बचिए। अपने हाथ धोते रहिए समय समय पर। सुरक्षित दूरी बनाकर रखिए। घर से बाहर निकलने से बचिए आप। तो आपको ये तमाम जरूरी जो दिशा निर्देश उनका पालन करना होगा। बिल्कुल बाहर निकलने से बचना होगा। ये तमाम बातें जिनका आपको ख्याल रखना होगा, ये बातें हम आप तक बार बार पहुंचा रहे हैं। शायद इन बातों से आप अब परिचित भी हो चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कई लोग हैं जो अभी तक लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए हम बार बार जागरूक करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो तमाम प्रदेश देखा जा रहा है कोशिशें कर रहे हैं, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने स्तर पर ये कोशिशें कर रहे हैं कि उनके प्रदेशों की जो हालात हैं वो सुधारे जा सकें। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, तो ये ऐसे तमाम प्रदेश है जहां पर स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और यूपी में 34,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं बीते 24 घंटे के अंदर अंदर। पूरे देश की बात करें, पूरे देश में दूसरी बार 3 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। तो आप समझिए कि जो आंकड़ा है वो दोगुना होता जा रहा है और इसमें कोई भी कमी नहीं देखी जा रही है। रिकवरी रेट की बात करें, रिकवरी रेट जरा भी नहीं बढ़ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि तमाम विशेषज्ञों ने ये कहा था कि जो प्रतिशत होता है कोरोना के आंकड़ों का, उससे 1 या 2% ही रिकवरी रेट चलता है। लेकिन ऐसे में ये समझा जा सकता है कि फिलहाल रिकवरी रेट बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है पूरे देश का, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मौतों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में समस्या आन खड़ी हुई है सभी के सामने। देश के सामने ये एक बड़ी चुनौती है, केंद्र सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने बड़ी चुनौती है, अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सभी को मिलकर पालन करना होगा। सीधे सीधे तौर पर यह कहना है कि अधिकारियों पर और राज्य के मुखिया पर सीधे सीधे तमाम बातों का ठीकरा फोड़ने से बेहतर है कि आप खुद की सावधानी पर ज्यादा ध्यान दें। यानी कि वो चीजें खाएं पिए जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। चाहे पूर्व विटामिन सी से युक्त जितने भी पदार्थ हैं उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, जूस पिए। तो खास ख्याल रखिए अपनी सेहत का, ताकि आपके सामने इस तरीके की स्थिति ना हो कि आपको अस्पताल की ओर रुख करना पड़े। अस्पताल जाने से सबसे पहले बचिए। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर थोड़े बहुत कोरोना के लक्षण महसूस भी हो रहे हैं, जो आपने शायद इंटरनेट भी पढ़े होंगे, आपने इंटरनेट का सहारा लिया होगा, अगर आपके डॉक्टर भी ये सलाह दे रहे हैं कि थोड़े बहुत अगर आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको खुद को होम आइसोलेट करना होगा, खुद को सभी से अलग करना होगा। 7 दिन से 14 दिन तक आप खुद को अलग कर सकते हैं। ये तमाम सावधानी आपको बरतनी होगी। साथ ही साथ डॉक्टर से फोन पर भी आप सलाह लेते रहें और अपनी जान जोखिम में डालने से बेहतर है कि आप
खुद को घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखें, क्योंकि इस वक्त घर ही एक ऐसी जगह है कि आप खुद को महफूज रख सकते हैं, क्योंकि हवा में कोरोना वायरस मिल चुका है जो आपकी कल्पना से परे खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस बात को आपको समझना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप अस्पताल गए तो वहां पर आप सुन ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, और ये हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि किस तरीके की त्राहिमाम मचा हुआ है। वहां पर जो मरीज पहले से ही हैं उनको ही जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और बेड्स नए मरीजों को नहीं मिल पा रहा है, तो फिर जो नए मरीज आएंगे और अगर आप भी उसमें शामिल हो गए तो आप समझ सकते हैं कि किस किस तरीके की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि लापरवाही मत बरतिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं किसी भी ज़रूरी काम से तो बिना मास्क के आप मत निकलिए, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। और कई बुरी परिस्थितियों से देश इस समय गुजर रहा है। एक तो देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से पहले ही देश जूझ रहा है, और दूसरा ऑक्सीजन की किल्लत। अस्पतालों में सबसे ज़्यादा जो बड़ी समस्या बनी हुई है वो है ऑक्सीजन की किल्लत। और जो देश में आंकड़े सामने आए हैं आज, 3,32,320 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और ये लगातार दूसरा दिन है जब देश में एक दिन के अंदर अंदर 3 लाख से ज़्यादा कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। इससे पहले बुधवार को 24 घंटे के अंदर अंदर 3,15,000 केसेस सामने आए थे। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मौतों का भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये तो रही पॉजिटिव मामलों की बात, लेकिन मौतों का भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो पर आपके लिए लगातार तत्पर हैं ताकि आप तक सही रिपोर्ट पहुंचाई जा सके। संजय खान प्रयागराज से, जितेंद्र सिंह लखनऊ से, आगरा से मानवेंद्र सिंह। लखनऊ से जितेंद्र है हमारे पास, सबसे पहले उनके पास, क्योंकि लखनऊ राजधानी भी है और यहाँ के हालात हम लगातार बुरे होते देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने, क्योंकि पूरा का पूरा लखनऊ इस समय लगभग संक्रमित पाया जा रहा है। जितेंद्र, आप तक क्या जानकारी पहुंच पा रही है? बढ़ते आंकड़ों के बीच रास्ता आखिर क्या निकाला जा रहा है? अंजलि, कहीं ना कहीं का जो बात क्या है वो कहीं आंकड़ा बात लंबा समय हो चुका है, का नाम नहीं दे रहा, और लगातार ऑक्सीजन से लोग परेशान। उत्तर प्रदेश सरकार ये रास्ता निकाल रही है। उम्मीद है कि कल या आज रात तक बोकारो तो जितेंद्र की आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आगरा से मानवेंद्र भी है हमारे साथ। मानवेंद्र, आपके पास क्या कुछ जानकारी है आज के आंकड़ों को लेकर और साथ ही साथ अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर? आगरा में लगातार जो कोरोना संक्रमितों का मामला है वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि थोड़ी सी राहत भरी खबर रही थी कि जहां कल देर शाम तक 566 मामले सामने आए थे, वहीं पिछले 24 घंटे में कुल 546 मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ऑक्सीजन का जो 10 टन का टैंकर आगरा में कैप्सूल पहुंचा है, उसके बाद से आगरा में ऑक्सीजन की कमी पर हल्की सी रोक लगी है। वहीं आगरा में भी कुछ प्लांट चालू कराए गए हैं, जिससे भी जो औद्योगिक सप्लाई दिया करते थे वो लोग अब मेडिकल सप्लाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो कमी थी उससे कहीं ना कहीं विराम लगा है। वहीं साथ साथ आगरा में लगातार बढ़ते हुए पेशेंट्स को लेकर 16 नए हॉस्पिटल चालू किए हैं, जहां पर की 139 वेंटिलेटर बेड्स का इंतजाम किया गया है, और इसके साथ साथ ही कई बड़ी संख्या में जो ऑक्सीजन बेड्स हैं और आईसीयू बेड्स हैं उनका भी इंतजाम किया गया है। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में आगरा प्रशासन लगातार अब नए प्रयास करता हुआ जा रहा है। नए हॉस्पिटल्स, कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन के लिए भी हर तरीके से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। और इसके बावजूद आपको बता दूं कि आगरा में मौत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मानवेंद्र, जैसा कि आज की हमारी एक खास मुहिम है कि कोरोना से लोग सावधान रहे, सतर्क रहे और खुद की सुरक्षा का ख्याल रखें, तो कितनी लोग सुरक्षा बरत रहे, कितनी सावधानी बरत रहे हैं ताकि लोगों को उन तमाम समस्याओं का सामना ना करना पड़े, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो बेड की कमी हो, चाहे वो रेमडेसिविर की कमी हो? अंजलि, आपको बता दूं जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण आगरा में तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है, कोई मोहल्ला या कोई कॉलोनी ऐसी नहीं बची है जहाँ पे कोरोना की वजह से मौत ना हुई हो। और आपको जो हालांकि सरकारी आंकड़े काफी कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब शमशान घाट अगर जाया जाता है या विद्युत शवदाह जा रहे हैं लोग, तो उनको पता चल रहा है कि हकीकत क्या है। तो अब लोग असली आंकड़ों पर विश्वास करते हुए जा रहे हैं। हम प्राइम न्यूज लगातार जिस तरीके से दिखाता हुआ जा रहा है अपने आप को कि हम लोग कहां तक सच्चाई लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, तो उस चीज को लेकर भी लोग जागरूक हैं।
ऐसे में लोगों ने मार्केट में निकलना कम कर दिया है, जिनमें सड़कें बिल्कुल सुनसान सी होने रहने लगी हैं। ऐसा लगने लगा जैसे कि सेमी लॉकडाउन जैसा कुछ नजारा सा आगरा में देखने को मिलने लग गया है। तो ऐसे में अब लोग सजग हो रहे हैं, बिना मास्क के लोग जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और जिस तरीके से पुलिस भी अब लगातार मास्क को लेकर कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह से जागरूकता आई है। अजी आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात की जाए रिकवरी रेट को लेकर, तो वहां पर एक बहुत बड़ी बात देखने को मिली है कि जहां पहले 92% रिकवरी रेट था आगरा में, आज वो घटकर 76% रह गया है। तो 16% रिकवरी रेट में डाउनफॉल हुआ है, जो अपने में बहुत चिंताजनक है। इसी कारण यही कारण है कि जो पहले मरीज पहले 6 से 7 दिन में रिकवर हो जाते थे, उनकी रिकवरी में 12 दिन लग रहे हैं। तो कोरोना का जो नया म्यूटेंट आया है, ये जो दूसरी लहर है, ये कहीं ना कहीं बहुत जानलेवा साबित हो रही है। वहीं इसके इलाज में भी ज्यादा टाइम लगता हुआ नजर आ रहा है। अंजलि बिल्कुल संजय, जो भी हकीकत है वो सभी के सामने है, क्योंकि लगातार हम रोजाना जो आंकड़े बता रहे हैं, शायद उन सब बातों से लोग समझ पा रहे हो कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से मौतें हो रही हैं और साथ ही साथ अस्पतालों में जिस तरीके से कमी देखी जा रही है, तो इस बीच लोगों को सावधानी बरतनी कितनी ज्यादा जरूरी हो चुकी है। खान पान का ध्यान देना है, खुद की सुरक्षा भी लोगों की जिम्मेदारी है। क्या देखा जा रहा है प्रयागराज में? जी बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरीके से पूरे यूपी में त्राहिमाम मचा है, चारों तरफ पूरे जिले में कोरोना का कहर मचा हुआ, अफरी तफरी का माहौल मच चुका है। वहीं शासन प्रशासन इससे निपटने के लिए मुस्तैद भी है, लगातार एक्टिव है। अगर हम बात करें यहाँ केसों की आंकड़ों की, तो लगातार जो आंकड़े हैं वो कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर एक तरीके से वो मंजर वही दिखाई दे रहा है। अब मौतों का आंकड़ा भी लगातार उसी तरीके से जारी है। और जिस तरीके से हालांकि अस्पतालों की जायजा लेने पे मालूम चल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी, बेडों की किल्लतें, तो आम जनता को ये देखना होगा कि शासन प्रशासन सख्ती बरते या न बरते, हमें सावधान रहना होगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है मास्क का तो प्रयोग लगातार लोग कर रहे हैं। कई प्रयागराज के कई एरिया को कैंटोनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया, पूरी तरीके से उसको सील कर दिया गया। वही नाइट कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए एडीजी जोन प्रेम प्रकाश, आईजी रेंज, एसएसपी सभी लगातार निरीक्षण करके उसका जायजा ले रहे हैं। चाहे बस अड्डा हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, वहां पर जो भी बिना मास्क या अनावश्यक रूप से घूमते हुए नजर आते हैं उनका चालान भी कर रहे हैं। तो वही कल के दिन जो ऑक्सीजन प्लांट है, वहां पे आईजी रेंज प्रवीण प्रताप पहुंच करके वहां पर भी ऑक्सीजन का जायजा लिया और कड़े निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। लेकिन अंजलि जी, सबसे बड़ी बात यह है प्रयागराज के अंदर की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरा भी नहीं हो रहा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा का विषय यही बना हुआ है, चिंताजनक है। क्योंकि मंजर जो दिख रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वहां पर मंजर यही है। आलम वो 2020 से कहीं भयावह स्थिति बन रही है, इमरजेंसी स्थितियां बन चुकी है। तो लोगों को जो प्राइम न्यूज मुहिम चला रही है कि कोरोना को भगाना है, लोगों को जगाना है, बिल्कुल ये इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल संजय जब खुद सीजीआई ने भी किया है कि देश में इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात देखे जा रहे हैं। फिलहाल तैयारी तो उच्च स्तर पर जारी ही है, लेकिन प्रयागराज में जैसा कि आपने बताया कि कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, तो अब तक कितने कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं और कहां कहां बनाए गए, किन किन इलाकों को ज्यादा चिन्हित किया जा रहा है कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए? संजय जी, प्रयागराज के लगभग 10 कंटोनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं, जैसे दारागंज, मलाका, इस तरीके से कई जो व्यस्तम इलाके हैं वहां पर सील कर दिया गया है। पूरी तरीके से वहां आवागमन पूरी तरीके से रोक दिया गया है, होम डिलीवरी की जा रही है। तो उसका कड़े निर्देशों के साथ पालन भी कराया जा रहा है। उच्चाधिकारी भी उसका जायजा ले रहे हैं। जिस तरीके से आज से लॉकडाउन का भी समय हो जाएगा, रात में 8 बजे से लॉकडाउन का भी समय हो जाएगा। तो जिस तरीके से प्रशासन अलर्ट है, तो लोगों को सबसे बड़ी बात है अंजलि जी, जागरूक होना पड़ेगा। चाहे वहां पे अस्पतालों में बेडे हो या ना हो, अपने घर सबसे बड़ा सुरक्षित है। लोग डॉक्टर से फोन पे सलाह लें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि इतना भयावह मंजर देखने को मिल रहा है कि देखकर रूह कांप जाते हैं। अगर अस्पतालों की बात किया जाए तो वहां पर जो मौतें हो रही हैं, वहां देखने के बाद स्थितियां बड़ी गंभीर हो जाती है। जिस तरीके से शमशान घाटों की वीडियो वायरल हो रही है, तो लोगों को ये जानना चाहिए, समझ भी रहे हैं, सोच बूझ भी है, लेकिन फिर भी वही लापरवाही बरत रहे हैं। तो ऐसा न हो कि आने वाला वो समय शासन प्रशासन भी एकदम लचर हो जाए, पूरा समाज इसकी चपेट में आए। तो ऐसे में समाज की जो पब्लिक है उसको एक बार जागरूक तरह तरीके से अपने आप को जागरूक करना होगा। अपने आप को लॉकडाउन कर ले, बिना जरूरत के बाहर ना निकले, ना मार्केटों में निकले, अपने घरों में रहे। अगर पूजा पाठ करनी है तो भी अपने घरों में करें, क्योंकि
सर्व विशेष तो ये जो महामारी है ये नहीं पहचान रही, किसी को भी चपेट में ले सकती है। चपेट में आने के बाद वो अपने परिवार को भी खो सकता है, तो ऐसा मंजर न आए। बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों को बार बार सावधान कर रहे हैं ताकि आप अपनों को ना खोइए और खुद की जान को भी संभाल कर रखिए। जितेंद्र, जैसा कि कोरोना हेल्पलाइन की बात करें जो लोगों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है, वो कितना ज्यादा काम कर रही है? देखिए, तमाम तरह के जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किए, प्रभारियों के नंबर जारी किए गए, कोविड कमांड सेंटर का नंबर कई तरह के जारी किए गए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। अधिकारी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं 15-15, 20-20 मिनट मिलाने के बाद कहीं कोविड कमांड सेंटर का फोन उठता है। उम्मीद है कि फोन उठ भी जाए और ना ही भी उम्मीद है कि फोन भी ना उठे। स्थिति कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों से मिल तक नहीं पा रहे हैं। और स्थिति ये है कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए, बेडों की कमी को पूरा किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल समीक्षा बैठक भी की थी और समीक्षा बैठक में तमाम तरह के निर्देश दिए थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए तो लगातार कालाबाजारी जारी है और लखनऊ के ठाकुरगंज में भी 4 लोग एक डॉक्टर समेत गिरफ्तार हुए और ऐसी खबर है कि अमीनाबाद में भी जो है बड़ी संख्या में जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ लोग गिरफ्तार हुए। तो स्थिति बहुत नाजुक है और कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए एक्शन भी बना रही है। और बंगाल से जिस तरह से बोकारो से जो ऑक्सीजन टैंकर थे वो उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह तक लखनऊ पहुंच जाएंगे और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग अस्पतालों में ये ऑक्सीजन भेजी जाएगी। लेकिन भयावह स्थिति है और लोगों को इस चीज के समझना होगा कि लोग अपना ख्याल खुद रखें और लगातार कहीं ना कहीं 2 दिन का जो लॉकडाउन उत्तर प्रदेश सरकार लगाने जा रही है, जिसकी शुरुआत 8 बजे से शुरुआत हो जाएगी और तो समझे अनावश्यक। बिल्कुल मानवेंद्र, आगरा में आप तमाम बाजारों की अगर हम बात करें, क्योंकि पहले ही हम कह रहे हैं कि एहतियात बरतिए, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है वहां पर? लोग समझ पा रहे हैं कि एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखना है? अंजलि, आपको बता दूं कि आगरा में 3 बड़े बाजार, जो कि कपड़ा मार्केट है, लोहार गली करके एक पूरा व्यावसायिक इलाका है, साथ ही साथ जो सराफा व्यापार है, इन्होंने 26 अप्रैल तक सेल्फ एक तरह से आइसोलेट करते हुए पूरी मार्केट बंद कर दी है। उनका साथ उन्होंने एक तरह सेल्फ लॉकडाउन कर दिया है और लगभग और ये बात की जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य मार्केट्स हो रहे हैं, कुछ अन्य व्यापारिक संगठन हो रहे हैं जो अपनी मार्केट्स बंद करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो ऐसे में लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, उनको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अब सावधानी नहीं बरती तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो ऐसे में लोग भी जागरूक हो रहे हैं, साथ ही साथ जो मार्केट्स है वहां पर भी बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो जागरूकता फैल चुकी है। कहीं कहीं जहाँ पे ज्यादा रश रहता था वहां पे मार्केट बंद कर दी गई है, लोगों ने अपने आप सेल्फ डिसीजन लेकर लॉकडाउन कर लिया है। वहीं अगर जो दूसरी जगह बात की जाए, जो अन्य मार्केट है जहाँ पे भीड़ काफी रहती थी, वहां पे भी अब लोग खुद बिना मास्क के लोगों को सामान देना बंद कर चुके हैं। कई जगहों पे अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नजर नहीं आते तो वो दुकानदार सामान देने से मना कर देता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं जागरूकता फैल रही है और इस जागरूकता के चलते ही कहीं ना कहीं कोरोना का अंत संभव है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, तो चाहे हॉस्पिटल बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा रही है, चाहे मुख्यमंत्री के प्रयासों से रेमडेसिविर कल जो उपलब्ध हो जाएगा अच्छी संख्या में, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या के चलते ये सब चीजें अभी कम पड़ रही हैं। तो कोशिश की जा रही है कि कम से कम जो लोग हैं वो बाहर कम से कम निकलने से संक्रमण कम फैले। अंजलि, बिल्कुल संजय, जिस तरीके से लोगों को पहले जागरूक करने का काम किया जा रहा था, गली मोहल्लों में जा करके अनाउंसमेंट किया जाता था कि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जब भी अगर निकले तो मास्क का उपयोग जरूर करें, लेकिन क्या अभी ऐसा देखा जा रहा है? क्योंकि आज रात 10 बजे से ही लॉकडाउन 2 दिन का लागू हो जाएगा और उसके पहले ये भी देखा जा रहा होगा कि तमाम बाजारों में, दुकानों के सामने भीड़ लगी ही हुई होगी, क्योंकि लोगों को राशन भी इकट्ठा करना है। उनको ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो 2 दिन के बजाय ज्यादा दिन का लॉकडाउन लग जाए। तो ऐसे में क्या ये देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जी बिल्कुल अंजलि जी, अनाउंसमेंट की जहां बात है, जागरूक करने की, जनता को जागरूक करने की बात है, तो जिस तरीके 2020 में एक टीम गठित की गई थी, तो देहातों में, ग्रामीण क्षेत्रों में टीम जाकर अनाउंसमेंट करती थी, तो इस समय वो माहौल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी एरिया में जो ट्रैफिक चल रहा है वहां पे अनाउंसमेंट तो लगातार किया जा रहा है, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लेकिन जो थाना क्षेत्र है वहां पे वो केवल रोड से ही निकलकर अनाउंसमेंट कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके से पालन नहीं कराया जा रहा। लेकिन हम आपको बता दें, इस समय जो लॉकडाउन का समय भी बीटिंग लॉकडाउन लगने वाला है, 2 दिन के लिए रात से लग जाएगा,
तो उसके साथ साथ रमजान का भी महीना चल रहा है अंजलि जी, और ईद भी आने वाली है, जिसको देखते हुए मार्केटों में जो भीड़ है वो लगातार, चाहे कपड़े की दुकान हो तो वहां पर भीड़ दिख रही है। मास्क तो लोग लगाए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से 2020 में गोले बनाए जाते थे 2 गज की दूरियां बना करके राशन की दुकानों चाहे कपड़े की दुकान हो वहां पर लोगों को रोका जाता था, लेकिन इस तरीके से मंजर अभी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। वहां लगातार यही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही है, मास्क तो पहने, लेकिन ऐसे में प्रशासन को जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर एक बार एक्टिविटी दिखानी होगी, वहां पर शक्ति दिखाना होगा। अगर इस तरीके से शक्ति नहीं दिखाया गया मार्केटों में तो ये मंजर बड़ा ही गंभीर मंजर, बड़े भयावह मंजर देखने को मिल रहे हैं अंदर जी। जिस तरीके से इस समय 2021 का जो कोविड दूसरा फेस आया है बड़ा ही भयानक और बहुत खतरनाक साबित हो रहा है कि जो लोग बैठे हैं उनको बुखार आ रहा है, फीवर, वायरल फीवर हो रहा है, जरा से बेलकर समझ में आते हो अस्पताल की ओर रुख करते हैं, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, बेड न मिलने की वजह से वो अपने दम को तोड़ देते हैं, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में जो प्राइम मिनिस्टर मुहिम है वो लगातार चल रही है, तो लोग अपने से जागरूक हो जाए, ऐसे में न हो प्रशासन हमें शक्ति दिखाए बल्कि वो खुद सख्त हो जाए, अपने आप को सेफ रखें और सुरक्षित रखें अपने परिवार को। अंजलि जी बिल्कुल, ये बात हम बार बार लगातार सभी से कह रहे हैं कि अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। दूसरी ओर जितेंद्र, जैसा कि आगे और भी रास्ते निकाले जा सकते हैं, अभी सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना बैठक कर रहे हैं और ऐसे में जब हम ये जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जितने भी कोविड के हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, लोगों को ठीक तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, आगे रास्ता क्या निकाला जाएगा? क्योंकि रोजाना बैठकें हो रही है टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की। सरकार तमाम तरह के रास्ते निकाल रही है और जहां लॉकडाउन ना लगाने की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने कही थी और लोगों की आजीविका पे फर्क ना पड़े, लोगों के जीवन पे फर्क ना पड़े, उसको भी ख्याल में रखा जा रहा है और हर तरह की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिन जिलों में संक्रमण की स्थिति ज्यादा है टीम 11 के साथ रोज बैठक करते हैं और अलग अलग निर्देश जो है वो लगातार जारी है। स्कूल कॉलेजेस बंद ही हैं और कहीं स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है और अस्पतालों में बेड न होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी के चलते स्थिति बहुत नाजुक है। हालांकि लगातार जो बात कही जा रही थी कि सीएमओ को रेफर लेटर लेना पड़ता है अपने निजी अस्पतालों, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कल उसमें बदलाव किया। जितेंद्र, आपको यहाँ पर रोकते हूँ और बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी खबर, बीएसपी चीफ मायावती ने ट्वीट किया है। इस बीच देश में वैक्सीन के अलग अलग दाम हैं, ये बात कही है मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट हैं, ये बात कही है ट्वीट के जरिए मायावती ने। इस मामले में केंद्र को दखल देना चाहिए, तो ट्वीट के जरिए ये बड़ी बात कही है मायावती ने। एक अस्पताल वाली राष्ट्रीय नीति बनाए केंद्र, ऑक्सीजन की कमी को दूर करे सरकार, ये तमाम बातें अपने ट्वीट के जरिए बीएसपी चीफ मायावती ने कही है। ऑक्सीजन का कमर्शियलाइजेशन किया जाए, अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित की जाए, क्योंकि जिस तरीके से भारी किल्लत देखी जा रही है, दवाओं, ऑक्सीजन उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करे केंद्र सरकार। तो बीएसपी चीफ मायावती ने यह ट्वीट किया है कि अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन और दवाइयों के अलग अलग रेट देखे जा रहे हैं, साथ ही वैक्सीन के भी अलग अलग दाम देखे जा रहे हैं। ये तमाम बातें कही हैं मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए। अलग अलग जगहों पर वैक्सीन के अलग अलग रेट है और इस मामले में केंद्र को अब दखल देना चाहिए, ये अहम बात कही है मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए। एक अस्पताल वाली राष्ट्रीय नीति बनाए केंद्र, ऑक्सीजन की कमी को दूर करे सरकार और साथ ही साथ ऑक्सीजन, दवाई और तमाम चीजों की व्यवस्था को सुनिश्चित करे, ऑक्सीजन का कमर्शियलाइजेशन करे सरकार, अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करे। ये तमाम बातें बीएसपी चीफ मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए रखी है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जहां पूरे देश में जारी है, 18 साल से ऊपर आयु के जितने भी लोग हैं उन्हें 1 मई से वैक्सीन दी जाएगी और साथ ही साथ इसके अलावा जो लोग 65 और 45 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन दी जा रही है। कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन दी जा रही है। उस बीच ये मायावती का ट्वीट जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि केंद्र अपनी नीति बनाए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैक्सीन के रेट लिए जा रहे हैं। ये बड़ी बात कही है मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए। बड़े अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर और केंद्र
को ऑक्सीजन के औद्योगिक और कमर्शियल प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी बात है, मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए कही है। जितेंद्र बीएसपी चीफ ने अपने ट्वीट के जरिए ये अहम बात कही है कि वैक्सीन के अलग अलग रेट लिए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, कोवैक्सीन ने साफ कह रखा था कि अस्पतालों में कहीं ना कहीं अलग अलग दामों में मिलेगी और निजी अस्पतालों में 600 तो वहीं अस्पतालों में 400 रुपए और सरकार को जो वो 250 रुपए में दी जाएगी। तो इसके बाद कहीं ना कहीं जो अलग अलग रेट रखे गए उसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है केंद्र सरकार को जो है इस बात के क्या नाम है निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार को इसमें बीच में आना चाहिए और अलग अलग दामें नहीं होना चाहिए, एक दाम होना चाहिए और सभी के लिए जो है वो करना चाहिए। और साथ ही ऑक्सीजन से जूझ रहा है देश लगातार कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी से, तो उसको लेकर सरकार एक रणनीति बनाए और सभी अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई करे। तो जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने बात कही है वो हालांकि बात सही है, इसमें अलग अलग रेटों की बात कही गई है वैक्सीन को लेकर। तो वो और जो ऑक्सीजन की कमी है उसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बीच में आने के लिए कहा है कि केंद्र सरकार इसको लेकर रणनीति बनाए। तो बात सही है बसपा सुप्रीमो जो मायावती ने जो ट्वीट की है और कहीं ना कहीं एक रेट होना चाहिए, ये सच है। और कहीं ना कहीं जो अलग अलग दामों के रखे गए उसको मिलाकर एक रेट होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, मानवेंद्र, संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी और अपडेट लेते रहेंगे। तो कोरोना से संघर्ष जारी है और इस पर विराम लगाने के लिए आपको ही खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी देखनी होगी और अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवारजनों को सेफ रखना होगा। इसके लिए आपको तमाम सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, मास्क लगाना होगा और सतर्क रहना होगा। सबसे बड़ी बात, आप घरों से बहुत ही कम निकलिए क्योंकि जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी जान। जान बहुत ही कीमती है क्योंकि जाने कितनी मौत हो रही है और आपके परिवार का एक भी व्यक्ति अगर चला गया जान से तो आपके लिए बहुत बड़ी ये दुर्घटना हो जाएगी। और इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि सचेत रहिए, सतर्क रहिए। और हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं तमाम अपडेट के साथ, जो तमाम जिलों से आप तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं जान जोखिम में डालकर। हालांकि तमाम सेफ्टी के साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और आप तक ये बात पहुंचाई जा रही है तमाम जिलों के हालात कैसे चल रहे हैं, ये हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं। और संजय प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। संजय, हम लगातार ये बात तो कर रहे हैं कि अस्पतालों की कैसी स्थिति बनी हुई है और पुलिस प्रशासन की ओर से कैसी कार्यशैली देखी जा रही है। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे, तमाम सुझाव दिए थे यूपी सरकार को। तो अब आगे क्या देखा जा रहा है, इन सुझावों का आगे कितना ज्यादा पालन होगा? क्योंकि जो सुझाव अभी हाल ही में दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन का, उसको तो खैर इनकार कर दिया गया, लेकिन आगे क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं? संक्रमित जो जिले हैं 5 जिलों के लिए वो सख्त निर्देश दिए थे कि यूपी सरकार उस पर विचार कर पूर्ण लॉकडाउन लगाए। उन्होंने हाईकोर्ट ने ये उदाहरण भी दिया था अंजलि जी कि जिस तरीके से समुद्र में तूफान आने पर उसको बांध नहीं रोक सकता, तो उसी तरीके से संक्रमित जो कोरोना संक्रमण है इतनी तेजी से फैल रहा, तो नाइट कर्फ्यू का जो विचार किया गया तो उसको नाइट कर्फ्यू नहीं रोका जा सकता। तो उसमें ये बताया गया कि रात की नाइट पार्टियां या शादी विवाह या धर्म स्थल पर जो भीड़ भाड़ है केवल नाइट कर्फ्यू उसके लिए कारगर है, ये संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए उतने कारगर नहीं साबित हो सकते। तो इसके लिए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि 5 शहरों को 1 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, लेकिन उसको सरकार ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लगातार सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला सुना दिया, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक सामने ये भी आया कि उन्होंने इमरजेंसी देखते हुए जो भी कोर्ट में याचिकाएं थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए बोला गया। सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेते हुए इस पर बड़ा फैसला सुनाने के लिए अगली सुनवाई होगी। बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन जैसे विकल्प को पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि आखिरी विकल्प के तौर पर देखें, क्योंकि लॉकडाउन जैसा कोई विकल्प खास नजर नहीं आया। 2020 में लगा करके देख लिया गया, उसके बाद अनलॉक शुरू हुआ जब देश की स्थिति हम सभी ने देखी थी, उसके बाद लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के रूप में चुना जा सकता है। दूसरी बात संजय, जैसा कि आपने खुद ईद का जिक्र किया था और आपके पास वापस आऊंगी संजय, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कोरोना पर पीएम नरेंद्र मोदी की
बड़ी बैठक आज 3 बड़ी बैठकें हो रही हैं सभी राज्यों के सीएम के साथ। आज ये बड़ी बैठक पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद हैं। वर्चुअली सभी मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं कोरोना पर पीएम नरेंद्र मोदी की अहम बैठक, और एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। सभी राज्यों के सीएम के साथ यह अहम बैठक जारी है पीएम नरेंद्र मोदी की। तमाम राज्यों के हालातों पर चर्चा हो रही है। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि खास करके देश में 10 राज्यों के हालात इस समय सबसे ज्यादा खराब है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर है। उसके बाद दिल्ली में हालात खराब है, उत्तर प्रदेश में हालात खराब है, और लगातार देखा जा रहा है कि स्थिति असामान्य होती चली जा रही है। तो ये बड़ी और अहम बैठक देखी जा रही है। तमाम बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी मुख्य बातों में ये बात कही थी कि ऑक्सीजन की जिस तरीके से किल्लत देखी जा रही है उसको पूरा किया जाए, और जल्द से जल्द तमाम राज्य ये कोशिश करें कि जहां पर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा उत्पादकता है वहां से ऑक्सीजन समय रहते मंगवाएं। साथ ही साथ ऑक्सीजन के अलावा अस्पतालों में मरीजों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो बेड्स हो, चाहे वो दवाइयां हो, इनको भी सुनिश्चित किया जाए। ये भी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी खास और मुख्य बातों में कहा था। और ये बैठक अभी भी जारी है। देखना होगा कि आगे क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तमाम राज्यों के सीएम इस बैठक में मौजूद हैं, और आगे क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है ये देखना होगा। और एक और बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी, दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट अभी भी जारी है। जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, तो वहीं ऑक्सीजन का संकट मैक्स और सर गंगा राम अस्पताल में अभी भी ऑक्सीजन का संकट देखा जा रहा है। तो ये बड़ी किल्लत देखी जा रही है दिल्ली में। मैक्स और सर गंगा राम अस्पताल में अंतिम वक्त में पहुंची है सप्लाई, आखिरी क्षणों में सप्लाई पहुंची है। ऑक्सीजन की मांग पहले से ही शुरू हो जाती है कि कुल इतना स्टॉक बचा हुआ है हमारे पास, 2 घंटे का स्टॉक है या फिर 3 घंटे का स्टॉक है। इस बारे में डॉक्टर्स की ओर से इत्तला कर दिया जाता है कंपनियों को, लेकिन आखिरी वक्त पर सप्लाई पहुंची है। ये बड़ी दिक्कत देखी जा रही है। 2 अस्पताल फिलहाल जो खबर हमारे सामने आ रही है, मैक्स हॉस्पिटल और सर गंगा राम अस्पताल में अंतिम वक्त में जा पहुंची है सप्लाई। अंतिम क्षण जब हाहाकार मचने ही वाला था, तब अंतिम क्षणों में ऑक्सीजन पहुंच रही है। ये हालात है। आप समझिए कि देश किन किन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। पहले कोरोना संक्रमण और अभी ऑक्सीजन की कमी, जिसके चलते जाने कितनी मौत हो रही है। पहले मरीज कोरोना से लड़ रहा है, उसके बाद उसकी सांस उखड़ रही है, तो उसे ऑक्सीजन से लड़ना पड़ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी से लड़ना पड़ रहा है। तो तमाम ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन जो कि हमारे ब्लड में होती है, और उसकी कमी लगातार देखी जा रही है। ऑक्सीजन का लेवल गिरने से ऑक्सीजन की ज्यादा मांग एक मरीज के बॉडी में बढ़ जाती है, जिसकी जो सप्लाई होती है वो आर्टिफिशियल तरीके से ही होती है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम ये देख पा रहे हैं जितेंद्र की दिल्ली में सबसे ज्यादा किल्लत देखी जा रही है। जो 2 अस्पतालों के हमने नाम बताए हैं, मैक्स और सर गंगा राम अस्पताल, वहां पर बहुत ही ज्यादा संकट देखा जा रहा है। देखिए, आखिरी क्षणों में सप्लाई पहुंच रही है, बस रुकने ही वाली थी ऑक्सीजन। देखिए अंजलि, बात करें तो ये स्थिति दिल्ली की नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी लगातार कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की कमी है वो बढ़ती जा रही है। हाहाकार मचने से पहले ही ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और लगातार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि उनको ऑक्सीजन बढ़ाई जाए और ऑक्सीजन जल्द से जल्द पहुंचाई। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयासरत उत्तर प्रदेश समेत जो भी जितने भी राज्य हैं उन सभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ संक्रमण की स्थिति राज्यों में ज्यादा है, और कोशिश लगातार सरकार कर रही है। तो इसकी उत्तर प्रदेश में खरा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए बंगाल के बोकारो भेज दिया था। वहां पर ऑक्सीजन का टैंक आज शाम तक या कल तक पहुंचने की उम्मीद है, और कहीं ना कहीं जो आपूर्ति है उससे कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि आपूर्ति आने के बाद जो अस्पताल है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो बड़े अस्पताल है, लखनऊ के जो बड़े अस्पताल है, उनको आपूर्ति दी जाएगी। हालांकि समीक्षा बैठक भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी अधिकारियों से कहा है कि जो लोग ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करें और ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द लगवाने स्थापित करने का काम करें। तो तमाम तरह के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, और कोशिश कर रही है कि
कहीं ना कहीं जो बढ़ते संक्रमण को कैसे रोका जाए। 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू कहा जाता है, उसको लेकर भी आज रात इसकी शुरुआत हो जाएगी और लगातार जो आंकड़ा है 5000 के नीचे का आने का नाम नहीं ले रहा है। तो स्थिति भयावह है, लोगों को जान ज्यादा जा रही है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से, कभी बेड ना मिलने के कारण से। तो सरकार फिलहाल कोशिश कर रही है, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है वो अगर अधिकारी समय रहते ही जो लोगों जनता की समस्याओं को समझे तो शायद ये मौत का आंकड़ा कुछ कम हो सकता है। कोशिश सरकार पूरी कर रही है। बिल्कुल मानवेंद्र, जैसा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक में शामिल हैं। पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ खास करके 10 जिलों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या लग रहा है आपको, रास्ते क्या निकाले जा सकते हैं? आप तक जो सूचना पहुंच पा रही है, क्या सूचना सामने आ रही है आप तक? तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे सीएम योगी लगातार कोरोना पे संक्रमण पे से निजात दिलाने के लिए भरसक प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मीटिंग्स करके नए नए डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं जिससे कि कोरोना के संक्रमण से निजात मिल सके, इस कोरोना की जंग को तोड़ा जा सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना पेशेंट की जो इजाफा है वो एक लिमिट से ज्यादा हो रहा है, चाहे कितने भी इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, दवाइयों को लेकर हो, बेड्स को लेकर हो, कहीं ना कहीं नाकाफी मामलों होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो ये बैठक चल रही है इसके बाद कुछ कड़े डिसीजन लिए जाए। लॉकडाउन हालांकि इसी तरीके से रहे, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान भी जिस तरीके से शादी ब्याहों के लिए अनुमति दी गई है और कई जगहों के लिए सोशल गैदरिंग के लिए भी अनुमति है, जैसे कुछ जगहों पे, तो वहां पे उन चीजों पर रोक लग सकती है। माना जाता है कि बाजार की जो टाइमिंग है उनकी लिमिट, उनकी टाइमिंग कम की जा सकती है, जैसे कि बैंकों की टाइमिंग कम कर दी गई है, सिर्फ 2 बजे तक बैंक काम करेंगे। ऐसे ही मार्केट की टाइमिंग पे भी कुछ ना कुछ विचार किया जा सकता है। अब जरूरत है पूरी तरीके से सरकार को भी अब कड़े डिसीजन लेने की, तभी इस कोरोना के संक्रमण से निजात मिल पाएगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से नए हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, बेड इंतजाम किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास करते हैं सरकार, तो उसके बावजूद जहां नए मरीज जितने आ रहे हैं उनके सामने जो बढ़ते हुए प्रयास हैं जो किए जा रहे हैं प्रयास, चाहे वो मोदी जी द्वारा किए जा रहे हो या फिर सीएम योगी द्वारा किए जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं छोटे प्रयास साबित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो काफी बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आंकड़ा है लगातार रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन जो हालात अभी देखे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा लखनऊ के हालात ख़राब हैं, साथ ही साथ प्रयागराज जो जहां पर भी सबसे ज़्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं संजय। लेकिन इस बीच जिला प्रशासन की ओर से क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं ताकि लोगों को समझाया जा सके कि अब जागरूक होने का वक्त आ चुका है, लोग घरों में खुद को महफूज करें? संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल अंजलि जी, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं, जिस तरीके से प्रयागराज के उच्च अधिकारियों की बात की जाए तो युद्ध स्तर तो लगे हैं, वो लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो हालात बन चुके हैं जिस तरीके से अंजलि जी पूर्वजों ने कहा था कि आने वाले समय में पानी भी बिकेगा और उसके बाद सांस भी खरीदनी पड़ेगी। तो आज वो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, जो पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लतों से जूझ रहा है। तो ऐसे हालात जो बन चुके हैं कि एक व्यक्ति को अपनी सांस खरीदने के लिए इतने कालाबाजारी हो रही है, लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा है। तो ऐसे में शासन प्रशासन तो लगातार एक्टिव है, और जिस तरीके से पीएम मोदी की बात किया जाए या सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो लगातार सभी युद्ध स्तर पर प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरीके से संक्रमण को रोका जाए। लेकिन जहां पे गरीबों की आजीविका बचाने की बात थी तो गरीबों की आजीविका बचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो अच्छी बात कही, लेकिन यहाँ पर मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम आ रही है, रेशियो निकल के कम आ रहा है। तो ऐसे में कड़े डिसीजन लेने का समय है, कुछ न कुछ कोई उपाय ऐसा सोचना चाहिए जो जनता भी जागरूक हो और सुरक्षित रहे और संक्रमण को रोका भी जा सके। अंजलि जी, नहीं तो ये स्थितियां सभी की आंखों के सामने भयानक मंजर दिखाई दे रहा है कि 2020 से भी कहीं ज्यादा भयानक मंजर दिख रहा है कि कोरोना जो हवा साथ ही साथ संजय, सारण अस्पताल में कुछ बवाल की तस्वीरें भी अभी हाल ही में सामने आई है कि एक इंस्पेक्टर की मां जो कि कोरोना संक्रमित थी और उसको वार्ड से शिफ्ट किया जा रहा तो जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट हो गई है। क्या आपके पास इस बारे में कुछ जानकारी है? जी अंजलि जी, बिल्कुल। स्वरूपरानी जो कोविड अस्पताल है, सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है स्वरूपरानी, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज स्वरूपरानी अस्पताल है, तो वहां पर बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ के इंस्पेक्टर जुल्फिकार जो इंस्पेक्टर पद पे तैनात है, उनकी मां
स्वरूप रानी में 13 अप्रैल को एक वहां पे भर्ती थी। भर्ती के दौरान शुक्रवार को उनकी मौत हो जाने के बाद वो तीमारदार ने अपने जो चलिए उनके संजय आपके थे, पास उन्होंने- वापस लौटूंगी, इसी पर चर्चा करेंगे। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा से कोविड पेशेंट ने छलांग लगा दी है। बड़ी खबर नोएडा से, सेक्टर 27 स्थित कैलाश हॉस्पिटल से छत से छलांग लगा दी है कोविड पेशेंट ने। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है, लेकिन ये मरीज कोरोना से संक्रमित था जिसने की कैलाश अस्पताल से छलांग लगा दी, छत से छलांग लगा दी। कैलाश अस्पताल जो कि सेक्टर 27 में स्थित है, वहां से छलांग लगा दिए कोविड पेशेंट ने। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। तो कोविड पेशेंट ने छलांग लगा दी। नोएडा में यह अस्पताल स्थित है, सेक्टर 27 में कैलाश अस्पताल, जिसकी छत से अचानक से कोरोना मरीज ने छलांग लगा दी। तो फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर, कोविड पेशेंट ने छलांग लगा दी। हालांकि हमने इससे पहले भी इस तरह के मामले देखे थे जब एम्स से लोग आत्महत्या की कोशिश कर रहे थे और कोरोना के चलते काफी ज्यादा परेशान थे, डिप्रेस थे। लेकिन एक और ये मामला सामने आया है, नोएडा से कोविड पेशेंट ने छलांग लगा दी है कैलाश अस्पताल की छत से। लगातार हम देख पा रहे हैं संजय की मौतों के तो आंकड़े सामने आ ही रहे हैं, लेकिन लोग कोरोना के डर से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए नोएडा से ये जो मामला सामने है, कोविड पेशेंट ने छलांग लगा दी है। जी बिल्कुल अंजलि जी, कोरोना से भयभीत तो लोग हो चुके हैं, जागरूक भी हैं, डर भी उनके अंदर है, लेकिन उनके अंदर कुछ मजबूरियां हैं कि कमाए ना तो खाएं क्या, इस तरीके से कुछ मजबूरियां उनके सामने भी है। तो इस तरीके से जो लोग जा रहे हैं कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, तो ऐसे भी मंजर देखने को सामने आ रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हैं, तो वो भी ये नहीं समझ पाते कि वो संक्रमित हो गए, अपने परिवार को भी वो खतरे में डाल रहे हैं। जिस तरीके से स्वरूप रानी का आपने जिक्र किया था अंजलि जी, तो वहां पर क्या हालात है, तो वहां पर बीती रात से ही जितने भी वार्ड बॉय थे, जितने भी जूनियर डॉक्टर थे, वो हड़ताल पे चले गए थे। सुबह जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी और जो भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे, सभी महकम मर गया, महकमा पूरा तुरंत पहुंचा जूनियर डॉक्टरों के पास। तो बताया जा रहा कि वहां पर एक डॉक्टर के तीमारदारों ने पिटाई कर दी, जिससे उनका सिर फट गया था, उसी को लेकर बवाल कर दिए। तो वार्ड बॉय न तो कोई जूनियर डॉक्टर, सभी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग एकदम ठप हो गया। वहां पर जितने भी कोविड पेशेंट थे, जितने भी अदर मरीज थे, उनकी हालत नाजुक होने लगी और हाथ पैर जोड़कर प्रशासन मिन्नतें कर रहा है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रशासनिक अमला मनाने को तैयार है, लेकिन जूनियर डॉक्टर मानने के लिए नहीं तैयार है। अगर इसी तरीके से ये डॉक्टर भी इस हालात में, ऐसे गंभीरता के हालात में अगर इस तरीके से डॉक्टर भी गंभीर नहीं होंगे, तो जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है अंजलि जी, तो डॉक्टर के ऊपर लोगों का विश्वास है। वहां पर लोग जा रहे हैं कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। दूसरी बात, तो वहां पर अगर डॉक्टर ही इलाज के लिए नहीं जाएंगे, उनको ऑक्सीजन समय पे नहीं मिलेगा, उनको दवाइयां समय पे नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में जैसा कि आपने ये बात कही है कि एसआरएन अस्पताल की जो तस्वीर सामने आई है, एक इंस्पेक्टर की मां कोरोना संक्रमित हो जाती है और इंस्पेक्टर जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर्स के साथ मारपीट शुरू हो जाती है। तो ये पूरे प्रदेश की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हर कोई डिप्रेस्ड है, मानसिक रूप से परेशान चल रहा है और इन हालातों में सभी को डटकर सामना करना है, सभी को संयम बनाकर रखना होगा। मानवेंद्र, जिस तरीके की स्थितियां हम अपने सामने देख पा रहे हैं, चाहे वो मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, दूसरी तरफ कोरोना पेशेंट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं और तीसरी तरफ जो कोरोना पेशेंट्स है वो अस्पताल में जाकर के सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इंतजाम ना काफी है वहां के मरीजों के लिए। ऐसे में हर कोई मानसिक तौर पर इतना ज्यादा अभी मजबूत नहीं है, लोगों को मानसिक तौर पर खुद को मजबूत रखना होगा। मानवेंद्र, अंजलि आपको बता दूं, कोविड पेशेंट जैसे ही संक्रमित होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो उसके बाद से उसकी परेशानियों का आलम शुरू हो जा रहा है। चाहे पहले वो हॉस्पिटल में बेड के लिए मारामारी हो, उसके लिए बेड के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ी रही हो, और उसके बाद फिर जो कोविड के लिए जो कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं वहां से प्रॉपर जवाब ना मिलना, वहां से परेशानी होना, कहीं ना कहीं लोगों को व्यथित करता हुआ चला जा रहा है। इसी कारण कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और जिस तरीके से नोएडा में आपने अभी बताया कि कैलाश हॉस्पिटल से एक व्यक्ति ने, संक्रमित व्यक्ति ने छलांग लगा के आत्महत्या कर ली है, तो ऐसी तथ्य हो रही है जब आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर भी देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से आगरा का भी आपको बता दूं कि पूर्व विधायक, बसपा के पूर्व विधायक रहे थे जो भाजपा में है, उन्होंने कल देर रात उसको जूनियर डॉक्टर के साथ अपने किसी परिजन को लेकर बदतमीजी कर दी, जिसके बाद आगरा में भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे थे। हालांकि प्रशासन ने तत्काल संभाल लिया,
लेकिन इस समय आपको अंजलि एक बात, सबसे अच्छी बात बताना चाहूंगा, जो सबसे एक तरह से राहत भरी खबर है लोगों के लिए भी और लोगों को उससे सहायता भी मिल रही है कि आप लोग सोशल मीडिया पर अपने लिए सहायता मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आप लगातार, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं कि उन्हें प्लाज्मा की जरूरत है, उनके पास बेड नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अन्य लोग भी उनकी सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं सोशल मीडिया पे जो लोगों की सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर सरकारी मशीनरी इस मामले में नाकामयाब साबित हो रही है, वहीं पे लोग जो इंसानियत दिखाते हुए बड़े डॉक्टर्स हैं, वो लोग अपने ग्रुप्स में जो एड अप करके लोगों को सूचना दे रहे हैं। हर तरीके से लोगों को एक्टिवेट किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर उनको छोटी सी अगर खांसी हो रही है या कुछ छोटी मोटी बात है तो घर पे अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। होम आइसोलेशन की सुविधाएं दी जा रही हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लगातार प्रिस्क्रिप्शन ऑन डिटेल्स सोशल मीडिया पर अवेलेबल करा रहे हैं, उन लोगों को व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है कि जो आम नागरिक है वो खुद अब कोरोना को लेकर जागरूक हो रहा है। और एक मेडिकल लॉबी है जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार को नहीं खड़ा कर पाई, लेकिन जो बाकी अन्य डॉक्टर्स हैं वो इस चीज को लेकर काफी हेल्पफुल साबित हो रहे हैं लोगों के लिए, जो छोटी मोटी बीमारियों में उनका इलाज उनके घर पे ही करवा के दे रहे हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ ये देखिए कि क्या क्या सावधानी बरतने की लोगों से अपील की जा रही है। साफ सफाई का पालन करें, यानी कि जितना हो सके आप समय समय पर हाथों को अपने साफ करते रहिए, आंख, नाक, कान, मुंह को मत छुइए और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, मास्क को लगा कर रखिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं जरा सा भी। जितेंद्र के पास आती हूँ। जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि तमाम दिशा निर्देश तो अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या प्रशासनिक स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग क्या ये कार्य सुचारू रूप से कर रहा है ताकि लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा न हो? देखिए अंजलि, अगर जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी, वो अगर अपना काम ईमानदारी से करते, लोगों का फोन उठाते, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो शायद नजारा इस तरह का उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का ना होता, लखनऊ का ना होता। कोविड कमांड सेंटर में लगातार कई नंबर जारी किए गए, लेकिन लोग जिसके सहारे, जिस नंबर के सहारे हैं कि उनको वहां से होम आइसोलेशन में जो है उनकी समस्या का निदान होगा, एडमिट कराने में निदान होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा साबित कर रहे हैं और बौना साबित हो रहा है। और सरकार का जो तमाम प्रयास है वो कहीं ना कहीं यहाँ आके फेल हो जाते हैं। अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए तो यहाँ पर स्थिति कुछ और नजर आएगी। और जैसी पहली लहर में हम कोरोना संक्रमण से लड़े थे, वो स्थिति आज दूसरी लहर में भी होती है। हालांकि पहली लहर से ज्यादा खतरनाक ये दूसरी है और लोगों के लिए 2020 कहा गया था कि 2020 खतरनाक है, लेकिन 2021 ये सबसे ज्यादा खतरनाक लगा और लोगों की अपनी जान की कीमत देकर उसको चुकाना पड़ा। जितेंद्र, साथ ही साथ चलिए आपके पास वापस आएंगे। संजय, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं और नए आदेश भी दिए हैं अधिकारियों को, क्योंकि टीम 11 के साथ रोजाना वर्चुअली वो बैठक भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और बेड तीनों को लेकर खास जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कड़ाई से पालन किया जाए और लोगों की जितनी भी असुविधा हो रही है उनको समय रहते सुनिश्चित किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बैठक कर रहे हैं, वर्चुअली मीटिंग सभी जिले के अधिकारियों के साथ, जो ज्यादा संक्रमित जिले हैं कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, इस तरीके से वो लगातार वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। लोगों को सख्त निर्देश भी दे रहे हैं कि वैक्सीन पहुंचाई जाए, रेमडेसिविर पहुंचाई जाए, वहां पर ऑक्सीजन की कमियां न होने पाए, मेडिसिन भी मिले। लेकिन ये अभी भी हालात उसी तरीके से अंजलि जी बने हुए हैं कि जो लगातार जिस तरीके से यहाँ पर हालात है अभी वो वैसे मंजर है। जमीनी हकीकत कुछ तो आगे आना चाहिए। अगर जिस तरीके से जमीनी हकीकत नहीं आएगी तब तक ये मरीजों का जो आंकड़ा है वो कैसे कम होगा, अब मौत का जो आंकड़ा है वो कैसे कम होगा। इसी से साफ जाहिर होता है कि जब कोरोना संक्रमित मरीज कम मिले, रेशियो दर ज्यादा हो, डिस्चार्ज ज्यादा हो, लोग ठीक होकर घरों को ज्यादा जाए, मौतों का आंकड़ा कम हो, तभी तो ये आंकड़ा लगाया जा सकता है, ये जानकारी हो सकती है कि उस जिले में कार्य सही हो रहा है, वहां के प्रशासनिक अधिकारी वर्क सही कर रहे हैं, वहां पर जागरूक कर रहे हैं, लोग जागरूक है। इसी से अंजलि जी वो सामने बातें आ जाती है और लाख प्रशासनिक अधिकारियों को एक्टिविटी देने के बाद भी वो नहीं जाग रहे हैं, तो ऐसे मामले कई जिलों से सामने आ रहे। तो प्रयागराज के भी हालात वही हैं अंजलि जी। और साथ ही साथ जैसा कि संजय आपने ईद का भी जिक्र किया था, ईद का भी पर्व आने ही वाला है और ऐसे में बाजारों में सबसे ज्यादा रौनक देखी जाएगी। हालांकि रौनक क्या कहें, बाजारों में तो वैसी रौनक नहीं देखी जाएगी, लेकिन लोगों का आना जाना, जैसा कि खरीदारी, आपने ये भी जानकारी दी कि खरीदारी शुरू हो जाएगी। इसको देखते हुए आगे क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं ताकि लोगों की भीड़ ना रहे ज्यादा से ज्यादा बाजारों में? इसको देखते हुए, ईद का माहौल को देखते हुए अंजलि जी, प्रयागराज के अंदर जो चौक है, सबसे व्यस्तम इलाका जानसेनगंज, इस तरीके से जो ज्यादा व्यस्तम इलाके, सबसे बड़ी मार्केटें हैं,
जहाँ पर ईद के समय में काफी भीड़ है, रौनकें बढ़ेंगी, वहाँ आने जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती है, तो वहाँ पर लगातार सीओ प्रथम और एसपी सिटी और पुलिस के आला अधिकारी जो है वो लगातार निरीक्षण करते हैं, रात में हो या दिन में हो, वो लगातार वहाँ पर दुकान वालों को भी जागरूक करते हैं को मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहाँ पर जो अनावश्यक गाड़ियां खड़ी होती है, जो अनावश्यक लोग खड़े होते हैं, उनको भी चालान किया जाता है, उनको सख्त निर्देश भी दिया जाता है, कईयों को तो FIR भी किया जाता है। तो ऐसे प्रशासन तो एक्टिव है, लेकिन फिर भी प्रशासन के हटने के बाद वहां पर फिर वही मंजर हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की फिर धज्जियां उड़ने लगती है। मास्क तो लोगों के चेहरे पर होता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह जाता है। लोगों के अंदर ये होता है कि बस सामान खरीदे और जल्दी से अपने घरों के लिए निकल जाए। तो ऐसे में जागरूकता सबसे बड़ी जरूरत है कि वहां थोड़ा सख्ती से पालन हो, क्योंकि जितना नजदीक ईद का मौसम आएगा उतनी ही भीड़ बढ़ने की मार्केटों में आशंकाएं होंगी अंजलि जी, तो वो चिंताजनक स्थिति जरूर बन जाएंगी। और साथ ही साथ देखिए मानवेंद्र, ऑक्सीजन की शॉर्टेज के चलते ये देखा जा रहा है कि अस्पतालों ने नई भर्तियां करने से इनकार कर दिया है। कई अस्पताल ऐसे भी हैं जहां पर नए मरीज नहीं भर्ती किए जा रहे हैं। अंजलि, आपको बता दूं, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी लगातार बढ़ रही है, हालांकि 10 टन ऑक्सीजन अभी एक कैप्सूल के द्वारा आगरा भेजी गई थी, और यहाँ पर आगरा में ही कुछ जो इंडस्ट्रियल इकाइयों को ऑक्सीजन सप्लाई किया करते थे उनको भी अब मेडिकल सप्लाई के लिए तैयार कर दिया गया, और ऑक्सीजन की कमी काफी हद तक दूर की गई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पेशेंट सामने आ रहे हैं, लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ता होने आ रहा है, तो ऐसे में चाहे कितना भी इंतजाम किया जा रहा है वो नाकाफी साबित हो रहा है। ऐसे में कई जगह तो हॉस्पिटल्स में भर्ती बंद कर दी गई है, नई जगह भर्ती नहीं हो रही है, और वहीं बिल्कुल स्पष्ट स्थिति जो प्रशासन द्वारा है वो सामने लोगों के सामने नहीं रखी जा रही है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जहां पे हॉस्पिटल्स में बनाए जाते हैं वो तत्काल फुल हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी जो है मरीज को साथ तो है ही है, वो प्रशासनिक भी रवैया जो है वो ठीक नजर नहीं आ रहा है। सबसे आपको बताना चाहूंगा कि जो सीएम योगी द्वारा पिछले साल पूरे एक तरह से रेट लिस्ट जारी की गई थी हॉस्पिटल्स को लेकर, जो निर्धारित शुल्क किए गए थे, चाहे वो ऑक्सीजन बेड को लेकर हो, आईसीयू बेड हो या वेंटिलेटर बेड हो, तो उनको भी दरकिनार करते हुए जो निजी हॉस्पिटल बनाए गए हैं वो लोग मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं। ये भी एक दोहरी मार जो है वो मरीज के ऊपर पड़ती नजर आ रही है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि उनके पास पैसा न होने के चक्कर वो पेशेंट को अपने घर ले गए और पेशेंट की उस दौरान मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं जो योगी सरकार द्वारा तो काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासनिक तौर पर ये चीजें देखी जाए तो कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया अपनाती नजर आ रही है। प्रशासनिक अधिकारी मामलों में कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन आपको बता दूं बिल्कुल, वो भी ऐसे में जब मानवेंद्र ये बात कही जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कि पारदर्शिता लाई जाए बेड्स के आवंटन में, और ऑक्सीजन के लिए भी नए दिशा निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड और अपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन दिखाकर ऑक्सीजन ली जा सकती है, तब ऐसे में ये समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र, जितेंद्र और संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये आप तक तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि लगातार सावधानी आप बरतें और आगे क्या रास्ते निकाले जाएंगे ये भी देखना होगा। फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी की अहम बैठक भी जारी है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और पीएम के साथ बैठक में सीएम केजरीवाल बोले हैं केंद्र ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ये बैठक जारी है। कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र का शुक्रिया। सीएम केजरीवाल ने ये बात कही है कि केंद्र ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया है, ऑक्सीजन प्लांट में आर्मी तैनात की जाए। उन्होंने ये भी बात रखी, ऑक्सीजन कम हो तो हम किससे बात करें, ये भी बात कही है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि इन समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए सतर्क रहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।